नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमने आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही हिंदी का प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए वर्ण, बी शब्द, सी पद, डी वाक्य। इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन ए वर्ण बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि दोस्तों उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं, इसलिए भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्ण को भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति, बी अभिव्यक्ति, सी अभिव्यक्ति, डी अभिव्यक्ति। सही वर्तनी इसमें आपका ऑप्शन बी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रकट, प्रकाशित होना, स्पष्ट करना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से एक सही है, उसका चयन करना है। ऑप्शन ए निरीश्वरवादी, बी निरीश्वरवादी, सी निरीश्वरवादी, डी निरीश्वरवादी। इसमें सही वर्तनी है सी निरीश्वरवादी। विकल्प में निरी और बरवादी की वर्तनी सही है, यानी निरीश्वरवादी का अर्थ होता है जिसे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं हो, जो नास्तिक हो, उसे कहते हैं निरीश्वरवादी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें भी अशुद्ध पूछा है। इसमें 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए उल्लिखित, बी उद्गम, सी प्रज्वलित, डी उज्ज्वल। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, ये अशुद्ध है। उल्लिखित सही है, उद्गम भी सही है, प्रज्वलित भी सही लिखा हुआ है, लेकिन उज्ज्वल जो है वो इसमें अशुद्ध है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन डी इसमें अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन ए टा, बी पा, सी फा, डी भा। इन ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। टा जो है ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ ध्वनियाँ वो होती हैं जो दोनों होठों को मिलाने पर उच्चारित होती हैं, जैसे पा, फा, बा, भा। टा मूर्धन्य व्यंजन है। ये पा, फा, बा, पा, फा, भा, ये तीनों ओष्ठ हैं, टा ओष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें परिविशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वह, बी बहुत, सी मधुर, डी गाता। वह बहुत गाता है, इसमें बहुत जो है परिविशेषण है। बी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये मधुर अर्थात विशेषता की विशेषता बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी संबंधवाचक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, निजवाचक। इसका सर्वनाम है निजवाचक। आप या अपने आप का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाते हैं उसे। इसके 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, माध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। दूसरा है निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा प्रश्नवाचक। इसमें निजवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? ऑप्शन ए विशेषण पदबंध, बी अव्यय पदबंध, सी क्रिया पदबंध, डी संज्ञा पदबंध। पदबंध का इसमें कौन सा भेद नहीं है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, अव्यय पदबंध। अव्यय पदबंध पदबंध का भेद नहीं है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, ये सब पदभेद के भेद हैं। क्रिया विशेषण व्यय का ही प्रकार है, इसलिए अव्यय पदबंध नाम से पदबंध का कोई भेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी क्रिया से, सी सर्वनाम से, डी अव्यय से। सजावट उसे बहुत प्रिय है, रेखांकित भाववाचक संज्ञा इसमें क्रिया से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जो शब्द किसी कार्य के होने या करने या किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। सजावट उसे बहुत प्रिय है, तो इसमें संज्ञावाचक भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्रिया से हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए दासत्व, बी बहाव, सी बड़प्पन, डी सर्दी। कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, बहाव। बहना एक क्रिया है जिससे भाववाचक संज्ञा बहाव को निर्मित किया गया है, और तीनों शब्द विशेषण हैं, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किए गए हैं। ये तीनों शब्द विशेषण हैं। बहाव जो है वो क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? ऑप्शन ए क्षण भर, बी निसंदेह, सी अन्यत्र, डी अत्यंत। अत्यंत, ठीक है। इस परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, इसमें ऑप्शन डी अत्यंत बिल्कुल सही है। जो शब्द क्रिया विशेषण बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये प्रमुख 4 तरह के होते हैं, स्थानवाचक यानी यहाँ वहाँ इधर उधर, कालवाचक रात दिन आज कल, परिमाणवाचक बहुत अत्यंत थोड़ा किंचित तिल, रीति रिवाजवाचक रीतिवाचक जैसे ऐसे कैसे कदाचित तक इसलिए। तो इसमें परिमाणवाचक अत्यंत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजन क्रिया की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए पूजापा, बी पूजा, सी पूजास, सी डी पुजारी।
पूजन क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है पुजापा। पुजापा पूजन क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, वो सामग्री जिसका प्रयोग पूजा में किया जाता है, वह झोली या पात्र जिसमें पूजा की सामग्री रखी जाती है, उसे पुजापा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलन क्रिया की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए जलास, बी जलन, सी जलाना, डी जलवाना। जलन क्रिया की भाववाचक संज्ञा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है जलन। आग के संयोग से किसी वस्तु को जलने में परिवर्तित करना जलाना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, जलन है। जलवाना प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। जलन क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है? सेवक को। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक, डी संबंध कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद, इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है संप्रदान कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ संप्रदान कारक दृष्टव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए मछली, बी कोयल, सी श्रीमती, डी तितली। इसमें शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है श्रीमती। श्रीमती नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध कराने पर भी नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे मछली, छिपकली, तितली, कोयल। ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, नित्य स्त्रीलिंग ये तीनों हैं, और ये श्रीमती नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम चुनिए। ऑप्शन ए राशि, बी रास, सी रात, डी रात। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है राशि। राशि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है रास। ये तद्भव है रास। राशि मतलब होता है समान किस्म या जाति की वस्तुओं का ढेर। गणित में गुणा भाग आदि से संबंधित संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है, अहीर का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए अभीर, बी अधीर, सी अणु, डी इनमें से कोई नहीं। अहीर का तत्सम क्या होगा? अहीर का तत्सम अभीर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अहीर मतलब ग्वाला, गोप, एक प्राचीन जनपद और उसके निवासी, एक राग, इन्हीं सबको अहीर कहते हैं। इसका तत्सम है अभीर। अगला प्रश्न है, दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। पत्र, चिट्ठी। ऑप्शन ए पूंजी, बी फोन, सी आवरण, डी लपेट। दूसरा अर्थ इसमें है आवरण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आवरण सही है क्योंकि पत्र के अनेकार्थी शब्द हैं। पत्ता, बाण, रथ, शंख, पुस्तक का आवरण। ठीक है, ये पूंजी, फोन, लपेट ये गलत है। इसका दूसरा अर्थ पत्र, चिट्ठी और एक आवरण भी इसका होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अब, बी अपि, सी पर, डी परी। परिभाषा में कौन सा
उपसर्ग है, परिभाषा में परि उपसर्ग है। परिभाषा में उपसर्ग है। परि का अर्थ है चारों ओर या आसपास। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए बह, बी हाव, सी आब, डी आवा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। बहाव शब्द में आब प्रत्यय है। बहाव शब्द भाववाचक प्रत्यय है। जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चलता है उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद है। अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद ए अति प्लस आवश्यक, बी अत्या प्लस आवश्यक, सी अत्य प्लस आवश्यक, डी अति प्लस आवश्यक। इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए अति प्लस आवश्यक है। अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद अति प्लस आवश्यक होता है। अत्यावश्यक में यण संधि है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नायक में संधि है। ऑप्शन ए अयादि संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। अयादि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अयादि संधि। नायक में अयादि संधि है। ऑप्शन ए सही है। अयादि संधि यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का ए का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। नायक में ने प्लस अक, ए प्लस आ बराबर आय। ठीक है, तो नायक का अयादि संधि होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ग्रीश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए ग्री प्लस ईश, बी ग्री प्लस ईश, सी गिर प्लस ईश, डी गिर प्लस ईश। तो ग्रीश का सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ग्री प्लस ईश। ग्रीश होता है ई प्लस ई बराबर ई, ये दीर्घ स्वर संधि है। ग्री प्लस इंद्र गिरिंद्र होता है। ठीक है, तो ग्री प्लस ईश ग्रीश का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध का संधि विग्रह है। ऑप्शन ए वयो प्लस वृद्ध, बी वया प्लस अवृद्ध, सी वया प्लस वृद्ध, डी वया प्लस वृद्ध। तो वयोवृद्ध का सही संधि विग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। वयोवृद्धि का संधि विग्रह वय प्लस वृद्ध है। वयोवृद्ध का संधि विग्रह वयो प्लस वृद्ध होता है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, जहाँ विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, विसर्ग की जगह पर कोई नया वर्ण आ जाता है, यहाँ विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समास बताइए भरपेट। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। समास बताना है इसमें भरपेट का समास। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, अव्ययी भाव। पेट भर यहाँ अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पंचवटी, बी करोड़पति, सी चतुर्भुज, डी चरण कमल। बहुव्रीहि समाज का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, चतुर्भुज। चतुर्भुज वह जिनके चार भुजाएं हैं, जैसे विष्णु। यहाँ बहुव्रीहि
समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, इसमें दुख, सुख और दुख दिए हुए हैं। निम्न शब्द के लिए समास का चयन सुख और दुख। ए द्वंद्व, बी दिगु, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। तो इसका समास का चयन करना है इसमें दोस्तों। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, द्वंद्व। द्वंद्व समास का चयन, सुख दुख का द्वंद्व, सुख दुख, सुख और दुख, यहाँ द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह, उचित विकल्प से दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत के उद्योग ने जिस गति से विकास किया। ऑप्शन ए संस्तुत्य, बी स्तुत्य, सी अनुशंसनीय, डी प्रशंसनीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रशंसनीय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रशंसनीय शब्द आएगा जो की संज्ञा है। प्रशंसनीय का अर्थ है प्रशंसा के योग्य। अन्य तीनों शब्दों का अर्थ है संतुत्य, अनुशंसा, स्तुत्य यानी तारीफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। बी, इस 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। सी, इधर 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। डी, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। इसमें सही कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। बाकी ये गलत है। शुद्ध वाक्य ए बिल्कुल सही है। वर्तनी के हिसाब से ये तीनों गलत हैं, ए सही है। अगला प्रश्न है, वह टका टका सा उत्तर देता है। इसमें भी सही उत्तर छांटना है। ए, वह टका टका सा उत्तर देता है। बी, वह टका सा यहाँ प्रश्न होगा, प्रश्न करता है। सी, वह टका सा जवाब देता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर छांटना है, शुद्ध वाक्य छांटना है। वह टका सा जवाब देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, वह टका सा जवाब देता है, सही वाक्य है। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्पष्ट। अगला प्रश्न है, तमाम देश में बात फैल गई। बी, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। इसमें भी शुद्ध छांटना है, एक शुद्ध है बाकी अशुद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, देश भर में बात फैल गई, सही वाक्य है। क्योंकि अन्य वाक्यों में देश भर शब्द के साथ संपूर्ण, तमाम, पूरे शब्द दिए हुए हैं, इसलिए गलत हो गया। जैसे इसमें तमाम दे दिया, इसमें पूरा दे दिया, इसमें संपूर्ण दे दिया, तो इसलिए ये तीनों अशुद्ध हो गए और ये देश भर में बात फैल गई शुद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद हैं। ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 4, डी 5। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 8। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे नंबर 1 विधिवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, 4 प्रश्नवाचक, 5 विस्मयवाचक, 6 निसंदेहवाचक, 7 इच्छावाचक, 8 संकेतवाचक। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों की संख्या 8 होती है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए मधुमती, बी देवेंद्र, सी इंदु, डी अमर। पर्यायवाची शब्द बताना है देवता का। देवता का पर्यायवाची इनमें से बताना है, कौन सा है? ऑप्शन डी देवता का पर्यायवाची है अमर, बिल्कुल सही उत्तर है। अमर, देव, गिरवाण, सुर, निर्जर, आदित्य, विबुध, ये सब देवता के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि, ये रात्रि है, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए वसन, बी निशा, सी हेम, डी अंबर। तो इनमें से रात्रि का पर्यायवाची है ऑप्शन बी निशा। निशा रात्रि का पर्यायवाची है। रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, ये शब्द जो हैं निशा मिला के ये शब्द रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऊपरी का विलोम है। ऑप्शन ए उर्वर, बी उष्ण, सी निषिद्ध, डी निम्न। ऊपरी का विलोम कौन सा है इसमें? ऊपरी का विलोम ऑप्शन डी निम्न बिल्कुल सही है। ऊपरी का आशय होता है ऊपर से, अतः उसका सही विलोम निम्न होता है। अगला प्रश्न है, अभिसरण का विलोम है। ऑप्शन ए अपसरण, बी व्यतिक्रम, सी अपनिर्धारण, डी अपवर्तन। अभिसरण का विलोम इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, अपसरण। अभिसरण शब्द का अर्थ है सम्मुख, गमन, अभिगमन। इसका विलोम अपसरण होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कनिष्ठ, बी वरिष्ठ, सी ज्येष्ठ, डी पूजनीय। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए इसमें एक शब्द है। वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ज्येष्ठ। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ पद, व्यय आदि के विचार, औरों की अपेक्षा छोटा। कनिष्ठ जो महान हो या पूजनीय हो, वरिष्ठ। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अंडज, बी पिंडज, सी द्विज, डी स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए अंडज का प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अंडज पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज, ये स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए है। जो दोबारा जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं, द्विज को दोबारा। और पिंडज जो है, पिंडज जिसका जन्म पिंड से हो उसे पिंडज कहते हैं। अंडज अंडे से, पिंड से जिसका जन्म पिंडज। स्वेदज, स्वेदज दोबारा जन्म लेने वाला, और पसीने से जन्म लेने वाला वो स्वेदज होता है, और दोबारा जन्म लेने वाला द्विज होता है। ये सही है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, शायद थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और स्वेदज आपका पसीने से उत्पन्न होने वाला होता है, और दोबारा जन्म लेने वाला द्विज होता है। पिंडज पिंड से जन्म लेने वाला होता है। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर है ए अंडज। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, बी अपनी बात मनवाना, सी अपना काम निकलवाना, डी किसी को धोखा देना। अपना उल्लू सीधा करना अंडे मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है ऑप्शन सी अपना काम निकालना। अपना काम निकालना अपना उल्लू सीधा करने मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, चातुर्यवृत्ति से काम लेना, बी, अपना काम निकालना, सी, पुण्य का कार्य करना, डी, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ, इसका सही अर्थ है अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन डी। कुछ लोग अपने फायदे के लिए बहती गंगा में हाथ धोना बखूबी जानते हैं, यानी कि अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है, दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है। ऑप्शन ए, दूध और पानी अलग अलग करना, बी, अन्याय नहीं करना, सी, निरपेक्ष न्याय, डी, दूध में पानी मिलाना। अब इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, निरपेक्ष न्याय करना, यानी किसी का पक्ष लिए बिना न्याय करना। पूरा केस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, ठीक है, इसे कहते हैं निरपेक्ष न्याय करना। अगला प्रश्न है, नमक हलाल होने का अर्थ है। ऑप्शन ए, कृतज्ञ होना, बी, कृतघ्न होना, सी, नमक खाना, डी, नमक डालना। नमक हलाल का अर्थ ऑप्शन बी, कृतघ्न होना नमक हलाल होने का अर्थ होता है। कुत्ते ने मालिक के लिए अपनी जान देकर नमक हलाल कर दिया, उदाहरण है। तो कृतघ्न होना नमक हलाल होना है, इसका अर्थ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में मिलाने का अर्थ है। ऑप्शन ए, किसी चीज़ को मिट्टी में डालना, बी, बर्बाद करना, सी, बीज बोना, डी, हाथ से छूट जाना। मिट्टी में मिलाने का अर्थ इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, बर्बाद करना। किसी को बर्बाद कर देना, कहते नहीं कि आपको मिट्टी में मिला देंगे, तो बर्बाद करना। जैसे कि राम की आदत या श्याम की आदत, शराब पीने की आदत ने पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। तो बर्बाद करना उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ है। ऑप्शन ए, आटे में अधिक पानी पड़ जाना, बी, गीला आटा खरीद लेना, पश्चाताप करना, गरीबी में और अधिक हानि होना। इसका सही उत्तर है डी, गरीबी में और अधिक हानि होना, नुकसान होना। रामलाल पहले ही बहुत गरीब था, अब डॉक्टर ने बताया कि उसे टीबी की बीमारी है। ये तो कंगाली में आटा गीला होने जैसा है। एक तो खुद पहले से गरीब था, अब उसको इलाज कराने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो गरीबी में और अधिक गरीब होना, नुकसान होना, हानि होना, कंगाली में आटा गीला, उसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, रौद्र रस, बी, श्रृंगार रस, सी, करुण रस, डी, वीर रस। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसे रसिक राज अर्थात रसों का राजा भी कहते हैं। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, लेकिन ये एक ऐसा रस है जिसमें अन्य रसों के संचारी भाव भी समाहित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आदि काल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल के लिए वीर गाथा नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा
और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चरण काल, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल और आचार्य हजारी प्रसाद ने इसे आदिकाल कहा। ठीक है। वीर गाथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। रामचरितमानस की कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, अवधी भाषा। रामचरितमानस हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। ये श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। दोस्तों, इसको सन 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाबू महादेव सेठ, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, डी अंबिका प्रसाद व्यास। इसका सही उत्तर है आनंद कादम्बिनी के लेखक संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है ये, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बी पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, सी पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, डी संबोधन महोदय बाईं ओर लिखते हैं। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी। सॉरी गलत उत्तर है, ये गलत है। पत्र के ऊपर तारीख लिखी जाती है। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो बी गलत है। ये सही है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, सी पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, डी संबोधन महोदय बाईं ओर लिखते हैं, लेकिन पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है। इनमें से ये कथन गलत है। ऑप्शन बी इसमें सही है, उत्तर सही है, लेकिन ये कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।